भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सबसे पहले मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने टूरिज्म की बात कही। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी जाते हैं, दूसरे जगहों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो देखते हैं कि कितनी छोटी छोटी चीजों को किस तरह से पोटेंशियल उसका दिखाते हुए टूरिज्म कराया जाता है। और टूरिज्म और टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर की सबसे बड़ी भागीदारी होती है किसी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में और रोजगार देने में। हमारे प्रदेश का सर्विस सेक्टर में, हमारे प्रदेश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान 35% है, जबकि पूरे देश का नेशनल एवरेज 55% है। तो हमको अधिकाधिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए और प्रदेश को तीव्र गति से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए टूरिज्म सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को, उसमें आईटी सेक्टर को, इन सबको डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टूरिज्म में जब हम बात आती है स्पेशलिटी की, तो हमारा छत्तीसगढ़ इतने प्रकार के विशिष्टताओं से भरपूर है जिसका हम जरा भी ब्रांडिंग करके और जरा सा, जैसे कि सिमरन बता रही थी ट्रांसपोर्टेशन का, एजुकेशन के लिए इश्यू बता रही थी, टूरिज्म के लिए तो और सबसे बड़ा इश्यू है। जब तक हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेस्ट नहीं होगा तब तक हमारा टूरिज्म नहीं बढ़ सकता। लेकिन हमारे पास विशिष्टताएं क्या है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास बस्तर है, बस्तर का कल्चर है, हमारे प्रदेश के 44% क्षेत्र में वन भूभाग है, पूरा हमारा उत्तरी छत्तीसगढ़ सरगुजा वन क्षेत्र से परिपूर्ण है। ये हमारी सबसे बड़ी पोटेंशियल है, हमारी सबसे बड़ी संभावना है। उस संभावना के होते हुए अगर हमारे प्रदेश में टूरिज्म नहीं बढ़ पा रहा है तो हमको चिंता करने का विषय है। हम विशिष्टताओं की बात करते हैं, ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जहां तक मेरी जानकारी है, आप भी चेक कर सकते हैं कि आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी कलकत्ता के बाद अपने जीवन का सर्वाधिक समय छत्तीसगढ़ के हमारे रायपुर में गुजारा। इतनी बड़ी विशिष्टता है जिसको हम शायद टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कैश नहीं कर पा। आप सबको ज्ञात होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जब उनकी वाइफ को ट्यूबरकुलोसिस की, टीबी की बीमारी हुई थी, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे और वहां से बैलगाड़ी में पेंड्रा रोड गुरेला में जाकर के ट्यूबरकुलोसिस का इलाज कराए थे। इतनी बड़ी बड़ी इतिहास के फैक्ट्स हमारे पास हैं, कल्चरल फैक्ट्स हैं हमारे पास। बस्तर की समृद्ध संस्कृति है, नेचुरल ब्यूटी है, इंद्रावती, तीरथगढ़ जैसे हमारे पास, कुटुम्बसर जैसे चीजें हैं, सात धार, इंद्रावती, क्या नहीं है हमारे। तो वैसी स्थिति में टूरिज्म का विषय बहुत महत्वपूर्ण आया, तो इसको मैं भी मानता हूँ कि आने वाले समय में हमको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे काफी बातें आ रही थी। एग्रीकल्चर पे जब बात होती है तो अभी आप लोगों ने सबने कहा कि युवाओं की भागीदारी एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है कि हमारी सामाजिक मानसिकता में, हमारे समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाने की जरूरत है। कोई अगर सरकारी नौकरी के अलावा कोई दूसरा काम कर रहा है, उसको हेय दृष्टि से देखे जाने की मानसिकता समाज में है, उससे हमको ऊपर उठने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने आत्मसम्मान से स्वाभिमान के साथ अर्थ अर्जन कर रहा है और अपने जीवन को स्वाभिमान के साथ जी रहा है, भले वो प्लम्बर हो, भले वो इलेक्ट्रीशियन हो, भले वो रिक्शा चालक हो, उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण में हमको परिवर्तन लाने की जरूरत है। सिमरन जी इतने कम उम्र में बहुत बड़े बड़े विचार ये बोल रही थी कि वोकेशनल एजुकेशन इनिशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस करना कितना जरूरी है। ये उस बच्चे के लिए भी जरूरी है, समाज के लिए भी जरूरी है, और इससे उसको रोजगार के अवसर या रोजगार के लिए उसकी ताकत जो बनती है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो भले ही कलेक्टर बन जाए, वो भले ही एसपी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सरकारी कॉलेज का प्रोफेसर बन जाए, कोई भी जगह पे पहुंच जाए। उससे क्या होता है कि हम किसी ट्रेड को अपने एजुकेशनल लाइफ में किए रहते हैं, चाहे वो कारपेंट्री का काम हो, प्लम्बिंग का काम हो, इलेक्ट्रीशियन का काम हो, तो हमारी मानसिकता उसके प्रति बदलती है और एक सकारात्मक भाव पैदा होता है, जो समाज की मानसिकता को बदलने के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन हमारे समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये लोगों को रोजगार भी अच्छे तरीके से देगा और दूसरी ओर सामाजिक मानसिकता को भी बदलने का काम करेगा। हम देखते हैं कि एक तरफ बेरोजगारी है, ये हम सोचते हैं,
दूसरी तरफ हम देखने जाते हैं कि दूसरी तरफ कृषि जैसा क्षेत्र है, तो कृषि में उस काम को हेय दृष्टि से देखने के बजाय उस पे हमको प्राथमिकता देने, उसको सम्मान करने, वास्तविक अर्थों में उसे सम्मानित करने की जरूरत है। मैं खुद 3 साल पहले करीब खेती के काम में अपने आप को इंगेज किया और देखा कि खेती में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, किसी भी दूसरे काम से ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। ये मैं अपने 3 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं हमारे बहुत सारे किसान मित्रों ने रखा है, दीदी यहाँ से बोल रही थी, उद्धेश्वरी दीदी ना जी, उद्धेश्वरी दीदी बोल रही थी, शुभम दीक्षित जी बोल रहे थे। तो आप लोगों के प्रॉब्लम को, जो भी खेती के प्रॉब्लम है, मैंने भी फेस किया है। और मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव फार्मिंग के डायरेक्शन में जाने में 4 मेजर प्रॉब्लम सबसे पहले आते हैं, जो मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जब हम प्रोग्रेसिव फार्मिंग के लिए जाते हैं तो लैंड का कंसोलिडेशन सबसे पहला इशू बनता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में या मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में लैंड एक साथ नहीं है। तो लैंड के कंसोलिडेशन को, कि एक साथ लैंड कैसे हो सके किसानों का, उसके लिए हमको पॉलिसीगत रूप से, नीतिगत रूप से सोचने की जरूरत है। कोई कंसोलिडेशन के लिए जितनी भी पॉलिसीज है हमारी, रजिस्ट्रेशन शुल्क फीस माफ करना है, स्टाम्प ड्यूटी माफ करना है, इस तरह के पॉलिसीज पर हमको विचार करने की जरूरत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं भी एक कृषक के नाते निवेदन करना चाहूंगा कि कंसोलिडेशन को प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं। और पहला प्रॉब्लम आता है कि लैंड हमारे एक साथ नहीं है। दूसरा, प्रोग्रेसिव फार्मिंग में ज्यादातर हॉर्टिकल्चर क्रॉप या किसी भी क्रॉप में हम जाते हैं तो वो खेत ऐसा चाहिए होता है जिसमें पानी रुके, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम खेत धान के खेत हैं और धान में पानी ज्यादा से ज्यादा रुके, इस तरह से खेत बनता है। तो हमारे मैक्सिमम खेतों की जो बनावट है वो पानी को रोकने पर आधारित है, जबकि प्रोग्रेसिव फार्मिंग में हम जाते हैं तो पानी ड्रेन आउट हो जाए, ये ज्यादा जरूरी होता है। तो दूसरा इशू आता है लेवलिंग का, लैंड के लेवलिंग का बड़ा इशू आता है। उस पर भी हमको नीतिगत रूप से फार्मर्स को सपोर्ट करने की जरूरत है। तीसरा इशू आता है कि जैसे ही हम खेती करते हैं तो तीसरा इशू आता है फेंसिंग, या तो गाय आ जाएगी या बकरी आ जाएंगे फसल को खाने के लिए, या फिर सबसे प्रसिद्ध बंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आप जाएंगे तो सब कुछ आप सफलतापूर्वक, किसान भाई समझ पा रहे होंगे, सब कुछ आप सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन की दृष्टि से बोल रही थी कि किसानों का क्या होगा, खेत उनके खराब हो जाएंगे, ये सब बातें बोल रही थी। किसानों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन किसानों से भी ज्यादा हम सबकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण बातें। एग्रो केमिकल्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण जिस तरह से कैंसर बढ़े, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, बहुत डीप बात उन्होंने कही कि हम अपने भविष्य को पंजाब की तरह बनाना चाहते हैं, सिक्किम की तरह। बहुत बड़ा उन्होंने इशू उठाया। और एग्रो केमिकल का इशू किसी किसान के खेत के खराब होने तक ही सीमित नहीं है, वो उससे भी कहीं बहुत बड़ा इशू है हम सबके जीवन के लिए। पंजाब में आज कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, वहां से कैंसर की ट्रेनिंग चलती है। हर एक घर 2 घर के गैप में कैंसर पेशेंट मिल रहे हैं, और क्योंकि वो ग्रीन रिवॉल्यूशन पहले आ गया, एग्रो केमिकल का पहले उपयोग हो रहा है। आजकल आप हमारे प्रदेश में सब तरफ देखते होंगे कि रैंडम अचानक कैंसर के केसेस आ जाते हैं, जबकि उसका स्मोकिंग से या लीकर लेने से, दारू पीने से उसका कोई रिलेशन नहीं रहता। All these things are happening because of agrochemical। एग्रोकेमिकल का इशू हमको किसानों के लिए नहीं, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के भविष्य के स्वास्थ्य के लिए एड्रेस करने की बहुत बड़ी जरूरत है। और इसे एड्रेस किए बिना 2047 तक हेल्थ का इतना बड़ा हम इशू क्रिएट कर देंगे। हो सकता है कि एग्रोकेमिकल के साथ प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में बहुत आगे बढ़ जाए, लेकिन हेल्थ का इतना बड़ा इशू खड़ा कर देंगे कि हमारा सारा किया धरा 0 नहीं माइनस पे पहुंच सकता है। तो एड्रेसिंग एग्रोकेमिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। मैं भी खेती करते हुए इस चीज को महसूस किया हूँ। आजकल जो मैक्सिमम लोग बैगन की खेती करते हैं, उस खेत में जाकर आप 15 दिन देख लेंगे कैसे खेती होती है, तो आप बैगन को कभी खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, छू भी नहीं पाएंगे। इस तरह से बैगन की चीजें होती हैं। जो पपाया है उसको जिस तरह से पकाया जाता है, जिस तरह के केमिकल यूज किए जाते हैं, तो हमको टच करने की हिम्मत नहीं होगी। इस तरह के हालात हैं, तो इससे हमको जल्द हमारे समाज को बाहर निकालने की जरूरत है, जिसे उद्धेश्वरी जी ने बहुत अच्छे तरीके से रखा है।
और केवल डेवलप छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ा लें। हम अपने लोगों के स्वास्थ्य और उनके भविष्य की चिंता करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरे बगल में बैठे हुए मुझे कहे, जब शुभम जी ने कहा कि प्लास्टिक फ्लावर्स पर बैन होना चाहिए, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कितनी बड़ी बात बोल रहा है, कितनी जरूरी बात बोल रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों की तरफ से आए हैं, तो आज हमको खेती को समाज में हेय दृष्टि से देखने के बजाय युवाओं को उसमें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और युवा उससे प्रोत्साहित होंगे तो एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट होंगी। और न केवल हम अपनी जरूरतों के लिए एक्सपोर्ट बेस्ड एग्रीकल्चर को भी, एक्सपोर्ट बेस्ड निर्यात आधारित कृषि उत्पादों को प्रोत्साहित करके एक नई ऊंचाइयों पर चीजों को पहुंचा सकते हैं। और भविष्य में उसी को एग्रो टूरिज्म के रूप में, आजकल बड़े लोगों के लिए, पैसे वाले लोगों के लिए एग्रो टूरिज्म इतना फैसिनेटिंग टर्म है कि वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो बढ़िया अपना फार्म बना के उसमें 10 मड हाउस बना दे। मिट्टी के घर हमारी संस्कृति की देन है, लेकिन आज दुनिया में उसे फ्रेंच टेक्नोलॉजी कहा जाता है। मड हाउसेस को, मिट्टी के घर हम सबके घरों में आपने देखा होगा, और वो कितने इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। गर्मी के दिनों में ठंडा लगता है, ठंडी के दिनों में टेम्परेचर अच्छा रहता है, कूलिंग एक अच्छा सूदिंग फीलिंग होती है। तो इन सब चीजों को जो हमारे देसी टेक्निक पर आधारित है, उस पर होम स्टे क्रिएट करके, एग्रो टूरिज्म करके, फिशरी की बात बहुत तेजी से आई, जिससे हम किसानों को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। अभी भी मेरे को याद है, जब सीओ जिला पंचायत हुआ करता था जांजगीर में, एक मंडल करके आते थे और उन्होंने अपना पहला तालाब खोजा था। और फिशरी में उन्होंने आज पूरा रिवोल्यूशन करके छत्तीसगढ़ में सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर प्रति वर्ष कमाते हैं। इस स्तर तक फिशरी को, वो अपने फिशरी को लेकर गए। और आज तक फिशरी का काम करने वाले लोगों को, मछली पालन का काम करने वाले लोगों को आज तक मैंने नहीं सुना है कि कोई लॉस में गया, जब तक कोई ब्लंडर ना किया। हर कोई को फायदा होता है, बड़ा फायदा होता है। तो इस चीजों को समझने की और हमारे युवा पीढ़ी को समझाने की जरूरत है। युवा भाई बहनों के बीच में भी इन संभावनाओं को जिक्र करने की जरूरत है। इन सब पर हमें काम करना होगा। सिमरन जी ने जो बात रखी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने अदर सब्जेक्ट्स को भी प्रायोरिटी देने की बात की। जो स्टेम के सब्जेक्ट हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनके जो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स के अलावा अदर सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस को भी, जब हम जैसे जैसे कोई देश डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनता है, तो डिफरेंट पैटर्न के बड़े बड़े करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। जैसे कि पहले समय में सरकारी नौकरी की दृष्टि से जो कोर्स होता था, जो सब्जेक्ट होता था, वही इंपॉर्टेंट होता था। फिर बाद में धीरे धीरे जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन अब समय आ रहा है जिसमें भारत न्यू इंडिया बन रहा है, और आप फील करेंगे कि अभी इकोनॉमिक्स का, मीडिया का, लॉ का, ऐसे सेक्टर्स उभर करके अलग अलग सब्जेक्ट के करियर्स उभर करके सामने आ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज साइंस सब्जेक्ट्स की तुलना में भी बड़े बड़े करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हमारे बच्चों की, युवा पीढ़ी के जो पैशन है, उन पैशन के आधार पर इन सेक्टर्स को भी हमको प्रमोट करने की जरूरत है। उसके अलावा अलग जो आर्ट्स है, पेंटिंग है, स्पोर्ट्स है, उन सबको भी हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप खुद देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी के लोग बड़े बड़े करियर बना रहे हैं। आप सबने रिंकू सिंह की कहानी सुनी होगी। रिंकू सिंह जो अभी इंडियन नेशनल टीम में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और जिसने आईपीएल में 1 ओवर में 5 छक्के मारे और बड़ा नाम कमाया। उसके घर में बहुत गरीबी के हालात थे, और एक दिन उसके घर वालों ने साफ मना कर दिया, तुम कोई भी नौकरी करो और तुमको क्रिकेट विकेट छोड़ना है। तो बेचारा नौकरी खोजने के लिए गया, कानपुर या किसी यूपी के किसी शहर का रहने वाला है, तो नौकरी खोजते खोजते गया, एक कोचिंग संस्थान में गया था। उस कोचिंग संस्थान में उसको नौकरी मिली थी पोछा लगाने। अपने खुद उसने यूट्यूब में स्वीकार किया है, उसको पोछा लगाने की नौकरी मिली थी। और उसने कहा कि ये तो नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए, और फिर वो क्रिकेट खेलता रहा, और आज वो एक अच्छा क्रिकेटर बन गया। यशस्वी जायसवाल की कहानी आप सब जानते हैं, उसके जीवन की पूरी गाथा। आज इंडियन टीम का ओपनर बैट्समैन है। उसने क्रिकेट के लिए बॉम्बे गया अपने पिताजी के साथ। बॉम्बे में उनके पास रहने के लिए नहीं रहा, तो चाल में रहा, प्लेटफॉर्म पे रहा, फुटपाथ पे रहा, उसने गुपचुप तक बेचे, और आज युवा अवस्था में इंडियन टीम का ओपनर बैट्समैन है, डबल सेंचुरी मार चुका। तो इस तरह के बड़े बड़े स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज, स्पोर्ट्स करियर, ये सब एक डेवलप्ड छत्तीसगढ़ में, डेवलप्ड इंडिया में उभर करके सामने आएंगे। तो उनके हिसाब से भी हमको चीजों
को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से इससे हमारी युवा पीढ़ी को एक नई ऊंचाई तक हम पहुंचा पाने में सफल होंगे। अंकित जैन जी ने जो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें रखी, बहुत ही डीप थॉट वाली बातें हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक और विजनरी बातें हैं। मैं उनको बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और आप जो भी कर रहे हैं उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा, हमारी सरकार की ओर से पूरा सपोर्ट मिलेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे से नंबर कांटेक्ट शेयर करें और आपसे आई विल बी लाइक टू बी इन टच विथ यू, आपके साथ में बना रहना चाहूंगा। और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने एम्प्लॉयबिलिटी की, लैंड अवेलेबिलिटी की, इन सब बातों पे बहुत अच्छे तरीके से आपने बातें रखी हैं। हम सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चीजों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मातृशक्ति की दृष्टि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को महसूस करते हुए कि हमारे समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारी माताएं बहनें होती हैं। उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके डिसीजन लेने की क्षमता अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके, इसके लिए महतारी वंदन योजना उन्होंने चालू किया। प्रदेश के 70 लाख से अधिक माता बहनों को आज 1000 रुपए प्रति माह उनको पेमेंट होता है। और ये पूरे भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में माताओं बहनों की इतनी बड़ी योजना नहीं है, जो उनके स्वाभिमान के लिए बहुत जरूरी था। और ये बहुत बड़ी योजना बन करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुई। लखपति दीदी बनाने की दिशा में उनको अच्छा काम मिले, महत्वपूर्ण है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है कि जो रेडी टू ईट का संचालन आंगनबाड़ियों के लिए होता था, उसे जो स्व सहायता समूह की बहनें थी उसे हटा करके कॉन्ट्रैक्टर के पास चला गया था, उसे वापस मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि माताओं बहनों को और स्व सहायता समूहों को दिया जाएगा, ताकि उनको अच्छे काम मिलने से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लखपति दीदियां हमारे बीच बन पाएंगी। इस तरह की हमारी सोच है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं का उदाहरण देना भी मैं यहाँ पर समीचीन समझता हूँ कि पंचायती राज भारत का जो एक्ट है वो 33% माताओं बहनों के आरक्षण की बात करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो पंचायत एक्ट है वो 50% आरक्षण का प्रावधान करता है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं में 60% से भी ज्यादा माता बहनों का योगदान है, उनकी भागीदारी है। अनेक पदों पर 60% से अधिक माता बहनें, पुरुषों से ज्यादा भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं में माताओं बहनों की हो रही है, जो माताओं बहनों के सशक्तिकरण की दृष्टि से, वुमन एम्पावरमेंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के सारे कामों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार समर्पित है। और आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया है। और ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये जो सोच है, ये जो विजन है, उसमें जन जन की भागीदारी हो, ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, हम सब की, हमारी सरकार की इच्छा है कि हर कोई अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करे। और जो विजन डॉक्यूमेंट बने वो केवल एकेडमिक्स का विषय बनकर ना रह जाए, केवल कुछ लोगों का विषय बनकर ना रह जाए, बल्कि सभी की उसमें बड़ी भागीदारी सुनिश्चित हो। इस चीज को हम ध्यान रखने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और इस साल के बजट भाषण में वित्त मंत्री के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैंने ऐलान किया था कि अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 ये विजन डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे और 1 नवंबर सन 2047 को छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को हम समर्पित करेंगे। ये काम प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों के पार्टिसिपेशन से आगे बढ़ रहा है। आप लोगों को विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि इस बार के बजट में हमने विशेष रूप से जिक्र किया है कि एक और DDP डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स, इसकी स्थापना की बात करें। हर क्षेत्र की अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र अपनी अलग अलग विशिष्टताएं लिए हुए हैं। बस्तर के क्षेत्र की अपनी विशिष्टता है। उस क्षेत्र की विशिष्टताओं का हम सही उपयोग करेंगे तो उस क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। हम बात करते हैं जैसे कि अभी हम माताओं बहनों की बात कर रहे थे, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, तो उसपे भारत का जो लिंगानुपात है, देश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है, जबकि छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 989 है। और भी बस्तर ऐसे क्षेत्रों का लिंगानुपात 1000 से गिर गया। उस समाज में माताओं बहनों को विशेष सम्मान, उनके आधार पर वो समाज चलता है। इस तरह के बहुत सारे अच्छे बिंदु हैं जिसे तथाकथित रूप से पिछड़ा कर करके इग्नोर किया जाता है।
उसे इग्नोर नहीं होने देना है, उस ताकत को हमको टैप करना है, तब हम सही मायने में विजन डॉक्यूमेंट बना पाएंगे और 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बना पाएंगे। दोस्तों, जो बस्तर की हम जब चर्चा करते हैं, अजय मंडावी जी हैं, काष्ठ कलाकारी में उन्होंने इतना नाम कमाया, उनको पद्मश्री, मोदी जी ने पद्मश्री तक उनको दिया। बस्तर की उन विशिष्टताओं का अगर आर्थिक संबलीकरण के लिए हम उसका उपयोग करें तो हम बस्तर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी तरह सरगुजा क्षेत्र की अपनी अलग विशिष्टताएं हैं, मैदानी छत्तीसगढ़ की अपनी विशिष्टता है, जो रायपुर, नवा रायपुर, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन क्षेत्रों को जोड़ करके स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की दिशा में हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सोच रही है, ताकि इसे अर्बन ग्रोथ इंजन के रूप में इस सेक्टर को डेवलप किया जा सके, जहां मैन्युफैक्चरिंग के अच्छे अपॉर्चुनिटीज हो, सर्विस सेक्टर जो हमारी जीडीपी में मात्र 35% की भागीदारी निभा रहा है, जबकि भारत में 55% की औसत भागीदारी निभाता है, उस सेक्टर को हम आगे बढ़ा सके। आपने अभी देखा होगा कि करीब 3-4 महीना पहले हमने पहला अनुबंध आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, नवा रायपुर के मंत्री होने के नाते मैं बताना चाहूंगा कि हमने आईटी सेक्टर को लाने का पहला एग्रीमेंट किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में, और मात्र 2 महीने के भीतर आप वहां पे आईटी में जॉब करते हुए भी कुछ युवाओं को देख पाएंगे। आईटी सेक्टर सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आईटी सेक्टर को हम नहीं ला पा रहे थे, उसे नवा रायपुर में ला पाने की स्थिति में है। वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए नवा रायपुर एरिया को बहुत तेजी से विकसित किया जा रहा है। जो हेल्थ केयर डेस्टिनेशन है उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये सारी चीजों को हम सफलतापूर्वक करेंगे, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग सुनिश्चित करेंगे, हर क्षेत्र को महत्व देंगे, और आप सभी लोगों की ताकत से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम विकसित छत्तीसगढ़ के लिए 1 नवंबर तक एक शानदार विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार करेंगे और 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ भी तैयार करेंगे, जो भारत को आदरणीय मोदी जी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, कड़े कड़े कदम उठा रहे हैं, जो राजनीतिक रूप से कई बार लोगों को पसंद भी नहीं आता, उसके बावजूद वो इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जब भारत 2047 में विकसित भारत होगा, तब हम कोई चांस ही नहीं ले सकते, नहीं हो ही नहीं सकता कि छत्तीसगढ़ पीछे रह जाए। छत्तीसगढ़ एक कदम आगे बढ़ते हुए, राष्ट्रीय औसत से आगे बढ़ते हुए विकसित छत्तीसगढ़ बनकर दिखाएगा, आप सभी लोगों की ताकत से बनकर दिखाएगा। यही बात रखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।